जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है भाई, मेरी पूरी पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सीडीएस की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप पूरे तन मन धन सब तरीकों से सीडीएस की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, क्योंकि अगर आप नहीं लगे हैं तो भाई आप अपने साथ में जस्टिस नहीं कर रहे। आप अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स के साथ, अपने कैरियर के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं कर। तो मैं आज किस चीज की बात करने वाला हूं? मुझे काफी टाइम से लग रहा था मुझे कुछ चीजें जो है वो रिपीट कर देनी चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होता है कि एस्पिरेंट्स बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। तो आज मैं कुछ आई ओपनिंग चीजों के बारे में बात करूंगा जो सीडीएस के बारे में एस्पिरेंट्स नहीं समझते, है ना। वो आई ओपनिंग चीजें मेरे एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस से आई हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इन चीजों को समझें, सोचें और इन पे गौर करें, सो दैट आप लोगों को बाद में मुश्किलों का सामना ना करना। ठीक है। तो देखो यार, मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो होता क्या है कि भाई 2011 में मैंने क्लास 12 के एग्जाम दिए। अब जब क्लास 12 के एग्जाम दिए ना, तो उस टाइम पे इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, ना हमारे पास इतनी अवेयरनेस थी। मेरे फादर जो थे वो उस टाइम पे अरुणाचल प्रदेश में थे, तो मतलब कि वो आपके इन्फेंट्री में राजपूताना राइफल्स में थे, ठीक है, राजरथ में। तो भाई इतनी अवेयरनेस उनके पास भी नहीं थी। उन्होंने बहुत सारे ऑफिसर्स वगैरह से मेरी बात भी करवाई थी उस टाइम पे, लेकिन वो एक अपनी धुन में होते हैं ना। वो क्लास 11th और 12th वाला लाइफ जी रहे होते हैं, तो कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था चीजों का। और जैसा मैंने बताया, इन्फॉर्मेशन का इतना अवेयरनेस भी नहीं था कि भाई एसएसबी क्या होता है, एनडीए क्या होता है। मतलब एक आइडिया था भाई, एकेडमीज वगैरह होती हैं, एग्जाम्स वगैरह होती है, लेकिन लगा कि भाई हम तो आर्मी स्कूल से पढ़े हैं, है ना। मेरी स्कूलिंग एपीएस ग्वालियर से हुई है। तो भाई लगा भाई आर्मी स्कूल से पढ़े हैं, उसके बाद केडी नंबर 3 ग्वालियर, यहाँ से भाई स्कूलिंग हुई है, तो भाई हम तो इनको क्लियर कर ही लेंगे। ऐसा एक सिनेरियो दिमाग में था। भैया जो थे वही, वो उस टाइम पे इंजीनियरिंग ड्रॉप किया उन्होंने, एंड ही जॉइंड एयरफोर्स एज क्या बोलते हैं, एडम असिस्टेंट आई गेस। सुनो, हाँ, मतलब कि वो आपके बेसिक एनसीओ के तौर पे गए। ठीक है। तो फिर लगा था भाई हम तो ऑफिसर पे ही जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो पढ़ाई स्टार्ट की नहीं, कुछ खास की नहीं, 11th 12th के एग्जाम दिए, एंड देन उसके बाद में क्या हुआ कि एनडीए में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। तो जो हाई कॉन्फिडेंस था ना, इसको बेसिकली मैं ओवर कॉन्फिडेंस ही कहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था एनडीए को लेके कि भाई ये तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन 2 बार एनडीए दिए, 12th के बाद दिए, मतलब कि 12th क्लियर किया, मार्च में 12th हुआ। देन उसके बाद में एनडीए दिया, अप्रैल वगैरह में शायद हुआ था उसके बाद। और जो दूसरा एनडीए दिया वो अक्टूबर नवंबर टाइम पे दिया, तो दोनों क्लियर नहीं हुए। एक तो जब 12th के जस्ट बाद दिया, दूसरा जब मैं कोटा में था, ड्रॉप ईयर लिया था मैंने, प्रिपरेशन कर रहा था उसके साथ में दिया। दोनों टाइम में एनडीए क्लियर नहीं हुए, क्योंकि ड्यू टू द ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस था। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, यानी कि मुझे स्ट्रैटेजी नहीं पता। मुझे पता ही नहीं था कि भाई ऐसे एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एक आपको गोल रखना होता है, वो भी नहीं था मेरे पास। एक अवेयरनेस होनी चाहिए, वो भी नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था इसको लेके। ये मेरी ही गलती थी कि मैंने इन चीज़ों को एक्वायर नहीं किया। अब जब मैं यही चीज़ सीरियस एस्पिरेंट्स को करते हुए देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है ना। मैं देखता हूँ कि बच्चे जाते हैं मल्टीपल वीडियोस में, यूट्यूब पर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं अलग अलग मेंटर्स के, एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट। वो अपना बेस्ट दे रहे हैं टीचर्स को पढ़ाने और बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन जब मैं बच्चों को देखता हूँ कि सर मेरी एज इतनी है, मेरी क्वालिफिकेशंस इतनी है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, आप बताइए कि मैं किस तरीके से डिफेंस में जा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो तब वो चीज़ मुझे समझ में आती है कि भाई यहाँ अवेयरनेस नहीं। जो अवेयरनेस 2011 2012 के टाइम हमारे पास नहीं थी, विदाउट द लैक ऑफ द इंटरनेट एंड ऑल, वो अब मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को अब भी नहीं मिलती है ना। एक उनके पास में एक फैंटेसी वाला आइडिया होता है सीडीएस या दूसरे एग्जाम को लेकर। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सीडीएस की। तो सीडीएस की अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो यार, सीडीएस की प्रिपरेशन जो है ना, यानी कि कॉलेज के टाइम में ये डिसाइड कर लिया गया था कि भाई आपने एनडीए जो है वो आपने कर दिया खराब। तो अब आपके पास बचता है सीडीएस का ऑप्शन। अब सीडीएस के ऑप्शन के साथ मैंने क्या किया, मैंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि मैं चला गया अपने 4th सेमेस्टर में सीडीएस देने के लिए। सीडीएस का फॉर्म भर दिया, सोचा दिल्ली भी घूम आएंगे। बिना प्रिपरेशन के सीडीएस का एग्जाम दिया, बहुत टफ लगा वो, बहुत टफ लगा, और वो क्लियर नहीं। सीडीएस भाई क्लियर नहीं, सीधी सी बात। वो औकात पता चल गई कि भाई तुम्हारी की औकात क्या है, तुम सीडीएस क्लियर कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो भाई उस औकात ने मुझे क्या बताया, उस औकात ने मुझे बताया कि मैं सीडीएस क्लियर कर सकता हूँ।
मेरी अगर स्ट्रेटेजी प्रॉपर होगी, अगर मैं तरीके से काम करूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, तो मैं सीडीएस क्लियर कर लूँ, है ना। तो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मैंने एनडीए तो क्लियर नहीं किए, लेकिन सीडीएस में एक भी अटेम्प्ट नहीं छोड़ूंगा। ये इसलिए मैंने डिसाइड किया क्योंकि जितनी भी टेक्निकल एंट्रीज थी, उन टेक्निकल एंट्रीज के जो कट ऑफ थे, उसमें जो सीजी था, अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो सीजी हमेशा 7.5 एंड प्लस ही चाह रहा। और भाई इतना मेरा सीजी नहीं चल रहा था, इतना सीजी मेरा नहीं था, मेरा सीजी 5 और 6 के बीच में चल रहा था। और मुझे पता था कि मैं कितना भी कर लूँ, मेरा सीजी जो है वो 7.5 और 8 को टच नहीं करेगा, और ऐसा करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं, है ना। इन दी एंड तक मैंने लास्ट सेमेस्टर में 7.5 जो एसजीपी है वो बना लिया, और अपना जो सीजी है वो 6.9 तक ले आया। लेकिन अगेन ये टीजीसी या एसएससी टेक जैसी एंट्रीज के लिए काफी नहीं था। तो अपने 6th और 7th सेम में मुझे पता चल चुका था कि भाई आपका टेक्निकल एंट्री से आना जाना नहीं होगा। एकमात्र जो मेरा टेक्निकल का गया है वो गया है नेवी की यूईएस एंट्री के द्वारा, है ना। ये आपकी ये मेरी हुई थी 6th सेमेस्टर में, 7th सेमेस्टर की स्टार्टिंग में हुई थी, तो इसके थ्रू मैं गया। लेकिन आर्मी का जब भाई 5th सेमेस्टर में आया था, आर्मी का भी शायद यूएस का एंट्री थी, उसके लिए आया था, वो शायद लास्ट एंट्रीज में से एक थी। उसके बाद आर्मी की यूएस की एंट्री बंद कर दी। तो भाई आर्मी का जब आया था तो उस टाइम पे मेरी बैक चल रही थी, मेरी M2 या M3 में बैक चल रही थी, तो भाई मुझे अलाउ नहीं किया गया, काफी दुख हुआ। तो भाई सिनेरियो ये बना कि मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मुझे सारे सीडीएस करने हैं क्लियर, क्योंकि मेरे पास एसएसबी देने का एकमात्र रास्ता है सीडीएस। बच्चे आप क्या गलती करते हैं, आप ये गलती करते हैं कि भाई आपके सामने होते हैं मल्टीपल ऑप्शंस। मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे तो मैं किसी एक ऑप्शन में ढंग से ध्यान नहीं लगा पाऊँ। आपके पास सीडीएस भी है, आपके पास एफकेट भी है। एफकेट को तो मैंने कंसिडर किया ही नहीं था शुरू में, काफी लो लेवल का एग्जामिनेशन है। आपके पास टीजीसी भी है, आपके पास एसएससी टेक भी है, आपके पास में नेवी की एंट्रीज भी हैं, आपके पास एलसीसी भी है। तो ये सब मिला जुला के आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती। अब टीजीसी मेरे पास नहीं हो सकता था, मैकेनिकल से बिलोंग करता हूँ। एसएससी टेक मेरे पास नहीं हो सकता था, उतना कट ऑफ मेरा क्लियर ही नहीं हो पाता। एनसीसी भाई मैंने ली नहीं थी ना, मुझे इसमें कुछ खास ऐसा इंटरेस्ट था कि एनसीसी में जाऊँ, तो भाई वो भी सिनेरियो नहीं था। एफ कैट बचता है, एफ कैट को मैं लो लेवल का एग्जामिनेशन कंसिडर करता था, तो एफ कैट में मुझे जाना नहीं था। तो मेरे पास बचता था सीडीएस। और सीडीएस के भी कोई मुश्किल से 5-6 अटेम्प्ट, क्योंकि 1 साल का ड्रॉप ऑलरेडी ले चुका था। तो और एज के हिसाब से जो मेरे घर वालों ने सही लिखवाई थी, तो उसके हिसाब से मेरे पास 5-6 अटेम्प्ट बनते थे। तो मुझे पता था कि भाई यही अटेम्प्ट है मेरे पास जिसके थ्रू मैं आर्मी में जा सकता हूँ। तो भाई सबसे पहले जरूरत पड़ी कि भाई मैं एक स्ट्रेटेजी बनाऊं प्रॉपर। एक मैंने स्ट्रेटेजी पे वर्क करना स्टार्ट किया। ये स्ट्रेटेजी कैसे बनी भाई, ये बेसिक स्ट्रेटेजीज बनी। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे पहले उठा के इनका मैंने एनालिसिस स्टार्ट किया। इनका एनालिसिस मैंने किया, इनके एनालिसिस से मुझे क्या पता था, इसके एनालिसिस से मुझे अपनी सर सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चला कि भाई किस सब्जेक्ट में मेरी स्ट्रेंथ है, किस में मेरी वीकनेस है। मैंने पाया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मेरी स्ट्रेंथ है, यानी कि 30 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 25 क्वेश्चन तो मैं सही कर ही लूंगा। इसके साथ साथ ज्योग्राफी को मैंने देखा कि भाई ज्योग्राफी में 2 पार्ट आते हैं, इंडियन और आपका फिजिकल आ जाता है, वर्ल्ड का पार्ट भी आ जाता है, ये भी मेरी स्ट्रेंथ है। 20-22 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई 12 से 15 क्वेश्चन सही कर ही लूंगा। करंट अफेयर्स को मैंने एनालाइज किया कि भाई 30 से 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन किन कैटेगरी से आ रहे हैं, उनकी 7 से 8 कैटेगरीज बनाई, और कैटेगरीज वाइज मैंने करंट अफेयर्स खुद के प्रिपेयर करना स्टार्ट की। ठीक है, तब से करंट अफेयर्स मैं प्रिपेयर करता आ रहा हूँ। हाईली प्रिडिक्टिव करंट अफेयर्स होते हैं अभी भी, जो डिफेंस उस्ताद के आते हैं मंथली मैगजीन्स। ठीक है, इसके साथ साथ हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री पे वर्क करना स्टार्ट किया। इकोनॉमिक्स मेरा एक वीक पॉइंट था भाई, जिसपे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था, उसके क्वेश्चंस में नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेशन में आ रहे थे वो मैं अच्छे से कर रहा। ठीक है, तो ये मैंने करना स्टार्ट किया, हर सब्जेक्ट को, स्ट्रेंथ को, वीकनेस को उठाया। मैंने इंग्लिश को देखा, इंग्लिश में मेरे 94 मार्क्स थे क्लास 10। क्लास 10 में मेरे 94 मार्क्स थे, क्लास 12 में 70+ मार्क्स थे, मतलब इंग्लिश मेरी अच्छी थी, काफी बुक्स पढ़ी थी, काफी सारी चीजें की थी। लेकिन इसमें मेरा ग्रामर पोर्शन वीक था, मुझे ग्रामर के बारे में पता नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं 2 दिन इंग्लिश की प्रिपरेशन करके जाता था तो भी मेरे इंग्लिश में 60, लेकिन फिर भी अगर मैं 2 दिन इंग्लिश की प्रिपरेशन करके जाता था तो भी उसमें मेरे 60 से लेके 65+ मार्क्स आराम से आ जाते थे। ज्यादा मेहनत करता तो 70+ भी स्कोर हो जाते थे। तो ये एक सिनेरियो बना रखा था। लेकिन मेरा वीक पॉइंट क्या था, मेरा वीक पॉइंट था मैथ्स। मैथ्स मेरा वही वीक पॉइंट था। तो मैथ्स के लिए मैंने क्या किया,
मैथ्स के लिए मैंने सिंपल सा फॉर्मूला अपनाया, मैंने एक ब्लॉक वाइज पैटर्न बनाया, यानी कि मैंने कुछ 4 से 5 ब्लॉक्स बनाए चैप्टर्स के इंपॉर्टेंस को लेके। ट्रिग्नोमेट्री मैंने अलग कर दिया, मेंसुरेशन मैंने अलग कर दिया, बाकी चीजें अलग कर दी। इन 4 से 5 ब्लॉक्स वाले चैप्टर को मैंने किया। ये जो 4 से 5 ब्लॉक वाले चैप्टर थे, यही हमारे मैथमेटिक्स का तकरीबन 50 से 60% का पेपर बना रहे थे। मेरा एम सीधा सा था, मैथ का मुझे कट ऑफ निकालना है, इंग्लिश और जीके में हाई स्कोर करना है, जो कि मैंने किया। अब एस्पिरेंट करते क्या नहीं है भाई, एस्पिरेंट भाई नहीं करते वो ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के उनका एनालिसिस नहीं करते। तो भाई जब एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको अपना लेवल कैसे पता चले, आपको बेसिकली पेपर का लेवल कैसे पता चले। आप किसी भी टॉपर के पास चले जाओ, किसी भी बंदे के पास चले जाओ, चाहे वो सर्विंग ऑफिसर हो, चाहे जिसने एग्जाम मल्टीपल टाइम निकाला हो, वो आपको ये बताएगा कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के उनका एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप सिलेबस के साथ में थॉरली इन्फ्लुएंस्ड है, सिलेबस के बारे में आपको ज्यादा पता है, तो फिर आप क्या कीजिए भाई, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, के बेसिक्स ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। लेकिन बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ी चीज होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो। एनालिसिस करने का मतलब ये है, आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस अलग उठाइए, है ना। 2017 या 2020 पिछले 4-5 सालों के आप क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए, 4 से 6 क्वेश्चन पेपर्स आ जाएंगे, उनको उठा के पॉलिटी के क्वेश्चंस अलग निकालिए। हिस्ट्री के क्वेश्चंस, यानी कि हिस्ट्री में भी एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न के क्वेश्चंस अलग निकालिए। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, सबके क्वेश्चंस अलग निकालिए। जब तक आप क्वेश्चंस को अलग अलग निकालना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका काम इजी नहीं होगा। और अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका 50% से ज्यादा काम हो गया। बस उसके बाद आपको इनको कोरिलेट करना पड़ता है थ्योरी के साथ में, थ्योरी के साथ में बस इनको कोरिलेट कीजिए और आपका काम बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, आपको जो थ्योरी कवर करनी होती है वो आपको सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करनी होती है और काफी कंसाइज कवर करनी होती है। ऐसा नहीं भाई जो भी हमारे सामने आ गया सब कुछ हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं। आपका फोकस एक एग्जाम है, सीडीएस, सीएपीएफ, जो भी आप एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, ये आपका एक बेसिकली एक टारगेट है। इस टारगेट से इधर उधर मत हो भाई, इस टारगेट से इधर उधर हो गए तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। रील्स हो गई, इंस्टाग्राम का मोटिवेशन हो गया, इस पे मत जाओ। आपका जो भी मोटिवेशन आता है वो आता है आपका डिसिप्लिन से। इतने एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए हैं, एमसीक्यू से आपकी कॉपी भर जानी चाहिए। डिफेंस उस्ताद की एमसीक्यूज के वॉल्यूम्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रखे हैं, आपने कितने सॉल्व किए। करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स आ रही हैं, उन मंथली मैगजीन्स का 10 से 12 बार तो आपको रिवाइज करना ही करना है, तब जाके दिमाग में बैठेंगे। ज्योग्राफी की पूरी सीरीज आ चुकी है तकरीबन, उसको देखिए। ठीक है, हिस्ट्री ऑलरेडी पूरी पढ़ी हुई है, साइंस ऑलरेडी पूरी पढ़ी हुई है, काफी सारा पोर्शन आपको यूट्यूब पे और भी चैनल्स पे मिल जाएगा, सब चैनल्स तकरीबन अच्छे ही है। आपको मन लगा के किसी एक चैनल पे पढ़ना होता है। तो ये भाई कुछ आई ओपनिंग चीजें हैं सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए। अब आपके 40 से बचे हैं 45 दिन। इन 40 से 45 दिनों में आपको एमसीक्यूज इतने करने चाहिए, इतने करने चाहिए, इतने करने चाहिए कि आप टोटली एक्सॉस्ट कर दें सब, आपके सारे सोर्सेस खत्म हो जाए। लेकिन भाई आपकी जो अंदर जील है एमसीक्यूज करने की, वो खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो खत्म हो गई ना भाई, तो वही सब खत्म हो गया, है ना। फिर आपका सपना भी खत्म हो गया। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में कहीं किसी कॉर्पोरेट के किसी क्यूबिकल में बैठ के अपनी जिंदगी निकालनी पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, वो चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, वो चीज बिल्कुल भी मजेदार नहीं होती, उसमें बिल्कुल भी किक नहीं आती, उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता। इन दी एंड बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई मेहनत लगती है बहुत, मेहनत आप करो या दूसरा बंदा। एकेडमी के अंदर एक सेम अमाउंट की मेहनत जाएगी, वो मेहनत या तो आप कर रहे हो या फिर दूसरा बंदा कर रहा है। एंड ट्रस्ट में, अगर आप नहीं कर रहे हो तो दूसरा बंदा वो मेहनत कर रहा है, तो भाई मेहनत जारी रखो। 40 से 45 दिन बचे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। ठीक है, साइनिंग आउट, डिफेंस